हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच हैं। जो पहला अप्रोच है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे मार्शल ने दिया था, कार्डिनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं इसे। और जो दूसरा अप्रोच है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो चौथा चैप्टर है, इसका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसे प्रोफेसर एक्स ने दिया था, जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने आपको ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करवा दिया था। पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया गया था कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी किसे कहा जाता है, एक कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होगा, कब वो अपने आप को संतुलित महसूस करेगा। तो एक कंज्यूमर तब अपने आप को संतुलित महसूस करता है जब उसे लगता है कि वो अपने पैसे को इस प्रकार से खर्च कर रहा है कि इससे बेटर इसका कोई यूज ही नहीं हो सकता। तो यदि आप अपने पैसे को इस प्रकार से खर्च कर रहे हो कि आपके हिसाब से उससे बेटर कोई यूज नहीं हो सकता, तो फिर आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर रहे हो अपने आय को खर्च करके। तो ऐसी स्थिति में आप संतुलित हो और आप इस संतुलन में कोई बदलाव नहीं चाहते हो, तो संतुलन हो। यदि आपकी एक्सपेक्टेशन और है कि और अच्छा और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने की, तो इसका मतलब कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप संतुलित नहीं हो, आप और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहते हो। तो ठीक है, पर आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर चुके हो, जितना इनकम आपके पास है उस इनकम को खर्च करके, तो इसका मतलब कि आप सेटिस्फाइड हो, आप संतुलित हो, यानी आप इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में एक ऐसी स्थिति होती है बिल्कुल तराजू की तरह, यानी ना कंज्यूमर इधर जाना चाहता है ना इधर जाता है, दोनों पड़ रहा जो है वो बराबर है। यानी जितना खर्च किया उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो प्राप्त कर रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है, वो ठीक है, पैसे को खर्च करके वो संतुलित है और इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता। फिर मैंने बताया कि दो अलग अलग प्रोफेसर हुए, अर्थशास्त्री हुए, अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो इन अलग अलग प्रोफेसर्स ने क्या कहा कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि हम संतुष्टि को यानी सेटिस्फैक्शन को हम इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं। सेटिस्फैक्शन को यानी संतुष्टि को हम इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं, ऐसा कहा प्रोफेसर मार्शल ने। और कहा कि हम जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेंगे उसको 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, 4 यूटिल, 5 यूटिल, 10 यूटिल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि दूसरे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एक्स, उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु के वो करने से आपको संतुष्टि जो मिल रही है, ये पता है कि संतुष्टि मिल रही है। संतुष्टि का स्तर बताया जा सकता है कि ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, पर संतुष्टि कितनी मिल रही है, 1 किलो, 2 किलो, 1 यूटिल, 2 यूटिल, 4 यूटिल नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो संतुष्टि का केवल लेवल बताया जा सकता है, ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, पर संतुष्टि कितना मिल रहा है गिनती में नहीं बताया जा सकता, ऐसा कहा प्रोफेसर हिक्स ने। ठीक है, तो प्रोफेसर हिक्स ने को अपना दूसरा अप्रोच दिया। प्रोफेसर हिक्स ने अपना अप्रोच दिया ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे इंडिफरेंस का एनालिसिस कहते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोफेसर मार्शल ने दिया कार्डिनल अप्रोच, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसे यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको यूटिलिटी के बारे में बता दूं कि यूटिलिटी होती क्या है। देखो, ये मोबाइल मेरे लिए उपयोगी है, ये मार्कर मेरे लिए उपयोगी है, ये किताब उपयोगी है, ठीक है, ये सामने जो कैमरा चल रहा है वो उपयोगी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए उपयोगी है, यानी इसमें ऐसी कोई ना कोई ऐसी ताकत तो है जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करते। तो किसी भी वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में आप देखोगे तो वो वस्तु जितने भी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, और उस वस्तु में कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, कुछ भी देख लो, कुछ भी कपड़े पहन रखे हैं, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर, कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर कोई ऐसी शक्ति है ना, इसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसी शक्ति को, जो अदृश्य है, दिख नहीं रही, पर हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसी शक्ति को कहा जाता है उपयोगिता। अब जो चीज उपयोगी नहीं है उसके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है, तो उसके अंदर कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे डस्टबिन में पड़ा हुआ कूड़ा,
तो डस्टबिन में पड़ा हुआ कूड़ा मेरे लिए तो उपयोगी नहीं, तो यानी कि उसके अंदर वो पावर नहीं है कि मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो किसी भी वस्तु के अंदर यदि कोई ऐसी क्षमता है, यदि कोई ऐसी शक्ति है, यदि कोई ऐसी पावर है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, तो फिर वो उस वस्तु की उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है। पर यदि उस वस्तु में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसकी आवश्यकता आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो फिर उसके अंदर कोई उपयोगिता नहीं। ठीक है। तो उपयोगिता बना कैसे? उपयोगी वर्ड से उपयोगिता बनाया हमने, उपयोगी वर्ड से उपयोगिता बनाया। जो चीज उपयोगी है उसके अंदर उपयोगिता है, जो चीज उपयोगी नहीं है उसके अंदर उपयोगिता नहीं है ना। उपयोगी का मतलब हमारे लिए यूज करने लायक है, यूजेबल है तो उपयोगिता है, यूजेबल नहीं है तो उपयोगिता नहीं है। ठीक। तो यही बात मैंने यहां लिखवाई है। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, उसी क्षमता को हम कहते हैं उस वस्तु की उपयोगिता। तो यदि किसी वस्तु में ऐसी क्षमता है कि वो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, तो फिर उस वस्तु की अपनी उपयोगिता है। द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की ताकत, ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी वस्तु की, उसी को यूटिलिटी कहा जाता है उस वस्तु की। ठीक है। अब बात करते हैं कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो मान के चलिए कि हम किसी वस्तु के, ये वाला हिस्सा आ रहा है, चलो ठीक, क्वांटिटी TU आएंगे। किसी वस्तु की मैंने एक इकाई का उपभोग किया, एक वस्तु का उपभोग किया, से एक रोटी खाया, एक एप्पल खाया, एक कप चाय पिया, कुछ भी एक यूनिट। तो पहले यूनिट से फॉर एग्जांपल मुझे 10 यूटिल्स मिले, संतुष्टि कितनी मिली? 10। फिर मैंने अगला यूनिट खाया उसका, तो अगले वाले से 10 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुद सोचो भाई, कोई भी चीज जो फर्स्ट वाला है वो इतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, मतलब आपकी जरूरत इतनी ज्यादा पूरी करता है जितने की सेकंड वाला नहीं करता। जैसे मान के चलो आप कपड़े लेने गए, कहाँ? सरोजनी नगर। ठीक है। तो सरोजनी नगर आप कपड़े लेने गए, आप सरोजनी नगर में वो होता है ना हैंगर, 75 रुपये 50 रुपये 50 रुपये। हाँ, लाजपत नगर वाला थोड़ा महंगा ही है, मैंने गया हूँ, दोनों जगह गया हूँ, क्योंकि सरोजनी नगर पे गया हूँ वहाँ भी। तो तो लाजपत नगर में थोड़ा महंगा मिलता है पर चीज़ अच्छी मिल जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि मान के चलो कि वो दे रहे हैं 100 रुपये का एक कपड़ा, कोई भी कपड़ा है, ठीक है, टॉप है या लोअर है, कुछ भी है, वो एक कपड़ा। चलिए, तो वो 100 रुपये का जो एक कपड़ा है वो मिल रहा है। अब आपको ज़रूरत है, तो आपने देखा कपड़ा बड़ा पसंद आया, आपने कहा कि भाई साहब एक लेना है, बोला ठीक है 100 रुपये। फिर उसने ऑफर किया आपको, मैडम 2 ले जाओ 150 में, मैडम 2 ले जाओ 150 में। क्यों? नहीं मेरे को तो एक ही चाहिए, फिर पुराना हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, नया फिर आता है। तो सके कोई नहीं, आप 2 ले जाओ। तो आप दूसरा यदि लोगे तो उसको 100 रुपये नहीं, तो क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, दूसरा वाला उतनी ज़रूरी नहीं। फिर भी यदि आप, फिर भी ऐसा नहीं है कि दूसरा ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ज़रूरत, मिल जाए तो कौन, सस्ता मिल जाए तो कोई मना थोड़ी कर देगा, ले लेगा आदमी, पर उतनी ज़रूरत नहीं।
एक ही पीस की ज़रूरत है पहले वाले की, पर फिर भी यदि वो दूसरा देता है आपको तो आप कहते हो यार इतनी ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी देना चाहते तो रेट कम करके दे दो। तो यानी कि इससे एक बात पता लगी कि आपके पहले वस्तु की आवश्यकता ज़्यादा होती है और दूसरे वाले की आवश्यकता कम होती है, और तीसरे वाले की तो उससे भी कम होती है, चौथे वाले की आवश्यकता उससे भी कम होती है। यानी जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग बढ़ता जाता है उससे मिलने वाली आवश्यकता जो है यानी संतुष्टि जो है वो कम होने लगती है, ठीक है, उसकी उपयोगिता जो है वो कम होने लगती है। तो मैंने क्या किया, पहले वस्तु कंज्यूम किया 10 यूटिल मिला, दूसरी वस्तु कंज्यूम किया से 8 यूटिल मिला, तीसरी वस्तु कंज्यूम किया 6 यूटिल, चौथी वस्तु कंज्यूम किया 4 यूटिल, पांचवी वस्तु कंज्यूम किया 6, 2, छठा वस्तु कंज्यूम किया तो उससे 0, यानी उससे सेटिस्फैक्शन है। छठा मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, बेमतलब में एक बोझ हो गया, रखने की भी जगह नहीं है, ठीक है। मम्मी ने कहा दे दे गरीब किसी को, आया भिखारी उसको दे दे, ठीक, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने ले लिया है, तो उसकी उपयोगिता क्या थी, 0। अरे बस तो एक वस्तु के कंजम्पशन से इतना मिला, दूसरे से इतना, तीसरे से इतना, चौथे से इतना, पांचवे से इतना, छठे से कुछ नहीं। अब यदि आप दोनों इस्तेमाल कर लेते हो, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी दोनों इस्तेमाल कर लिया आपने, पहला वाला इस्तेमाल किया तो 10 यूटिल मिला, यदि दोनों इस्तेमाल कर लिया तो 18 यूटिल्स मिले, तीसरा वाला भी इस्तेमाल कर लिया 24 यूटिल मिली, चौथा वाला भी इस्तेमाल कर लिया तो 28 यूटिल्स मिली, पांचवा वाला भी इस्तेमाल कर लिया 30 यूटिल्स मिले, छठा वाला इस्तेमाल किया तो भी 30 ही रहा, क्योंकि छठे वाले से संतुष्टि मुझे मिलनी ही नहीं थी। पहली रोटी खा ली आपने, ठीक है, बड़ी भूख लग रही थी, खा ली, स्कूल से आई थी, भूख लगी थी, खा ली, है ना। अब दूसरी रोटी जो है तो तुमने ठीक है खा लेते हो, ये भी मोटी थोड़ी हो जाऊंगी दूसरी खाने से, फिर आपने तीसरी खाई, फिर चौथी खाई, बस उतना ज़्यादा मन नहीं था, फिर भी खा लिया। मम्मी ने खा ले, नहीं बता दोगे अभी, खा लिया आपने। तो इस प्रकार आपने रोटियां खा ली, तो पर संतुष्टि जो है अगली वाली रोटियों से कम मिली है। तो यदि आपने एक ही रोटी खाई है तो टोटल संतुष्टि कितनी मिली है, 10। 2 रोटियां खा ली है तो टोटल संतुष्टि 18, 3 रोटियां खा चुके हो तो टोटल संतुष्टि 24, 4 रोटियां खा चुके हो तो टोटल संतुष्टि 28, 5 रोटियां खा चुके हो तो टोटल संतुष्टि 30, और 6 रोटियां खा चुके हो तो टोटल संतुष्टि 30 ही रही है, क्योंकि छठी रोटी तो ज़बरदस्ती आपने खा लिया, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, तो वो यूजलेस है, उसको खा के कोई फ़ायदा हुआ नहीं इनमें से, ठीक है। तो इस हिस्से को कहते हैं टोटल यूटिलिटी, और इस हिस्से को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यही बात मैंने यहां लिखवाई है। टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता हिंदी में कहते हैं। किसी वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहा जाता है। यदि आपने 2 ही ड्रेस खरीदे थे तो दोनों से टोटल कितना मिलेगा, 18। यदि आपने 3 ड्रेस खरीदे थे तो तीनों से टोटल कितना मिलेगा, 24, ठीक है। तो सभी इकाइयों के उपभोग से जितना भी आपके पास है उन सब से टोटल कितना मिलेगा, वही क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी। ले सही बात बोला। इससे क्या संतुष्टि माइनस में जा सकता है? चलो, आपका पेट भर चुका है, बिल्कुल ऊपर तक गले तक रोटियां फंस गई है, अंदर जा नहीं रही है, फिर भी आपको यदि रोटी खिलाया जाए, ऐसा होता है जब कभी दादी नानी के घर जाओ, नानी के घर स्पेशली जाओ तो नानी वगैरह जो है ना, एक और खा ले बेटा, एक और खा ले, ये बेटा की हालत खराब है पर एक और खा ले, ठीक, तो अंदर नहीं जा रहा है पर एक और खा ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा सा खा ले,
भाई साहब पेट भर चुका है आदमी का, उसने कहा एक रोटी और, बस एक रोटी। अब वो एक रोटी उसने खाया और जितना भी खाया था सब निकाल दिया, ठीक है। तो उस रोटी से उपयोगिता मिली तो नहीं, उल्टा और नुकसान और हो गया, ठीक है। यानी कि उस रोटी से आपको पॉजिटिव उपयोगिता नहीं मिली है, नेगेटिव उपयोगिता मिली, नुकसान हो गया उल्टा। तो उपयोगिता नेगेटिव भी जा सकती है यदि अत्यधिक वस्तुओं का उपभोग किया जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका कुल उपयोगिता घट जाएगा। अगली रोटी खाने से -2 का मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, यानी टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यूटिलिटी obtained from consumption of all the units of a commodity is called total utility। किसी भी कमोडिटी के सभी इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसको कहा जाता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप कुल वस्तुओं का उपभोग कर चुके हो। तो कुल जितनी भी वस्तुएं हैं यानी टोटल वस्तुओं का उपभोग कर चुके हो तो वो उससे मिलने वाली उपयोगिता को आप कुल उपयोगिता कहेंगे। तेरे स्कूल में पढ़ाया है जो पूछा तूने? अच्छा चलिए शाबाश। मार्जिनल यूटिलिटी का हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। आज फिर नहीं आया उन्होंने तो देखिए उसको करते हैं, इसको पढ़ाना है। मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु के एक अधिक इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाले बदलाव को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखो एक से आपने 2 खाया तो चेंज कुल उपयोगिता में कितना आया है 8 का, तो वो कह रहा है सीमांत उपयोगिता, ठीक है। यानी सिर्फ एक वस्तु के एडिशनली उपभोग से जितना भी आपको उपयोगिता मिलता है वो कहलाएगा सीमांत उपयोगिता। एक एक वस्तु के हिसाब से देखा जाए तो एक एक, टोटल नहीं, एक एक, ठीक है। तो यदि एक एक के हिसाब से देखा जाए तो पहले वाले से 10 मिला, दूसरे वाले से 8 मिला, टोटल नहीं देख रहे आप, एक एक देख रहे हैं। तीसरे वाले से 6 मिला, तो ये हिस्सा कहलाएगा सीमांत उपयोग। चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं आप? टोटल यूटिलिटी में से ऊपर वाला टोटल यूटिलिटी माइनस कर देते हैं। जैसे 18 में से आप 10 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। 10 में से ऊपर पूछा है तो माइनस कर दो, पूछा ही नहीं तो 10 ही रहेगा। इसमें से 18 माइनस करो 6 आएगा, इसमें से अच्छा ऐसे तो जोड़ के हम टोटल यूटिलिटी भी ला सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि टोटल यूटिलिटी आपको निकालना हो तो सम कर दो, किसका? एमयू का। सम का मतलब होता है एमयू, जोड़ कर दो किसका? एमयू। जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सबको जोड़ते जाओ तो क्या आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी। बताइए तो। तो ये बात मैंने आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी वाली बता दी। हाँ जी, तो अब जो मैंने आपको बताया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व कैसे बनते हैं, कि इनको यदि ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाए, कर्व बना के दिखाया जाए तो ये कैसा दिखेगा? लीजिए, तो कर्व जो कोई भी चीज का बनता है वो उसी टेबल से बनता है। जो टेबल रिप्रेजेंट किया जाता है उसी टेबल को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो कर्व बन जाता है। तो ये मेरे पास टेबल है, क्वांटिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 10, टोटल यूटिलिटी 10, क्वांटिटी 2, 8, ये वही टेबल है जो अभी यहाँ बना हुआ था। यदि इस टेबल के माध्यम से मैं टोटल यूटिलिटी बनाने की कोशिश करूँ तो टोटल यूटिलिटी यदि क्वांटिटी 0 रहेगी तो संतुष्टि भी 0 होगा। जब आप वस्तु ही नहीं यूज कर रहे, संतुष्टि किस बात?
ठीक है। तो क्वांटिटी जीरो रहने पे टोटल यूटिलिटी भी जीरो होगा, मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो होगा। मैं यहाँ जो बनाऊंगा पहले वो बनाऊंगा टोटल यूटिलिटी का कर, इधर रखूंगा मैं क्वांटिटीज और इधर रखा जाएगा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिखूंगा नहीं, पर मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो शुरू में ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद ये घट रहा है। तो शुरू में आपका मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बढ़ता है और फिर एक पॉइंट पे आने के बाद ये गिरता है। देखो ना 30 था, फिर 28 होगी और नीचे जाएगी तो और गिरेगा। चल, तो जो टोटल यूटिलिटी कर्व बनेगा वो जीरो से स्टार्ट होगा और कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, इसके बाद मैं उसी के नीचे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी बनाता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये ज्यादा था, फिर गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता ही जा रहा है। तो यानी एक पॉइंट पे था, फिर यहां से ये गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है और गिरता ही जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि थोड़ा सा हिस्सा इसका नेगेटिव भी जा रहा है, तो इसलिए नीचे भी गई है लाइन। और जहां जीरो है वो ये पॉइंट, और यहां से ऊपर पॉजिटिव तो है पर गिर रहा है। ये वाला हिस्सा आपका MU कहलाएगा, क्वालिटेटिव। तो आपने ध्यान से देखा कि टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर एक पीक पॉइंट आता है, पीक पॉइंट मतलब सबसे ऊपर, फिर उसके बाद वो गिरता जाता है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता ही जाता है और एक पॉइंट के बाद नेगेटिव भी हो जाए। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कोई संबंध है क्या, तो आइए, क्या TU और MU में संबंध है? ध्यान दीजिए, क्या इस TU और इस MU में संबंध है? बिल्कुल है। इस MU को जोड़ जोड़ के क्या ला सकते हो? TU, और इस TU को घटा घटा के क्या ला सकते हैं? MU। तो इसका मतलब इनके बीच में संबंध है। लेकिन थोड़ा टेढ़ा बन रहा होगा, पर ग्राफ पे बनाएंगे फुट वगैरह से यूज करके तो ये थोड़ा सही बनेगा। आप ध्यान देखिए, जब तक ये गिरता जा रहा है MU पर पॉजिटिव है, तब तक तो ये बढ़ रहा है। जब MU जीरो हो जाता है तब ये पीक पे है। ठीक है, और जब MU नेगेटिव होता है तो ये गिरने लगता है। ठीक है, पेपर में ये रिलेशनशिप पूछा जाता। तो पहला रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो क्या लिखेंगे? व्हेन MU इज डिक्रीजिंग, कि जब MU गिर रहा है बट इट इज पॉजिटिव, पर ये पॉजिटिव है। MU गिर रहा है पर ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जीरो से ऊपर है ना, तो जीरो से ऊपर है। तो when MU is decreasing but it is positive, then TU is increasing. At decreasing rate, ये भी बताएंगे डिक्रीजिंग रेट क्यों लिखा है। तो जब तक MU गिर रहा है तब तक TU बढ़ रहा है,
पर टीयू के बढ़ने का रेट जो है वो गिर रहा है। अब ये समझ लो टीयू के बढ़ने का रेट कैसे गिर रहा है। ध्यान दीजिए, टीयू पहले कितना बढ़ा है 8, फिर कितना बढ़ा है 6, फिर कितना बढ़ा है 4, फिर कितना बढ़ा है 2, फिर कितना बढ़ा है 0। तो बढ़ने का रेट नहीं गिर रहा है, बढ़ने का जो रेट है वो गिर रहा है। शुरू में तो ज्यादा बढ़ा है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना भाई। तो टीयू बढ़ तो रहा है, पर पहले ज्यादा बढ़ रहा था, फिर कम बढ़ा, फिर कम बढ़ा, फिर कम बढ़ा, फिर कम बढ़ा। तो बढ़ रहा है पर रेट गिर रहा है। बात बताओ, भारत की आबादी बढ़ रही है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत की आबादी बढ़ तो रही है पर रेट गिर रहा है। बढ़ने का रेट गिर रहा है, आबादी बढ़ने का रेट गिर रहा है। यानी जितने परसेंट हम पहले बढ़ा करते थे उसके मुकाबले अब हम कम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए 2011 के बाद हम सिर्फ 20 करोड़ बढ़े हैं। हाँ, सिर्फ 20 करोड़ के आसपास थे। हाँ, जबकि 2001 के बाद सिर्फ 10 साल में, अभी तक 13 साल में हम 20 करोड़ बढ़े हैं, और 2001 के बाद सिर्फ 10 साल में हम 21 करोड़ बढ़ गए थे। तो 13 साल में हम 20 करोड़ बढ़े और 10 साल में 21 करोड़ बढ़ गए थे। तो यानी पहले आबादी बढ़ने का रेट ज़्यादा था, अब आबादी बढ़ने का रेट कम है। आबादी बढ़ रही है पर रेट कम। आबादी कम नहीं होगी, कभी नहीं होगी कम। सिर्फ एक बार कम हुई थी भारत में आबादी, 1930 में जब अकाल पड़ा था, तो भूखमरी से करोड़ों लोग मर गए थे। तो ऐसी स्थिति में बस एक बार आबादी कम हुई थी, बाकी आबादी बढ़ ही रही है, पर बढ़ने का रेट कभी बढ़ जाता है, फिर कभी बढ़ने का रेट घट जाता है। तो यदि आपको लग रहा होगा कि फिर से वो अकाल आ जाएगा, तो प्रकृति है, ये अपने आप को बैलेंस कर लेगी। तो मैंने आपको बताया कि टीयू पहले ज़्यादा बढ़ता था, फिर उसके बढ़ने का रेट गिर गया। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक बढ़ तो रहा है वो, पर वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अब इससे पता लग रहा है कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, यदि कर्व ऐसे बनता है तो वो इंक्रीजिंग रेट है, और यदि कर्व ऐसे बनता है तो वो डिक्रीजिंग रेट है। ठीक है, यानी ये वाला रेट जो है इंक्रीजिंग रेट है और ये वाला रेट जो है डिक्रीजिंग रेट है। तो कर्व कैसे बढ़ रहा है, ऐसे वाले रेट से बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, सेम रेट होता है इसलिए। अब दूसरा संबंध क्या बताया मैंने आपको? दूसरा संबंध बताया कि व्हेन mu इज 0 देन tu इज मैक्सिमम। मैक्सिमम सबसे मतलब tu सबसे ज्यादा है जब mu 0 है। व्हेन mu इज 0 देन tu इज मैक्सिमम। तो tu क्या है? मैक्सिमम। तो इसलिए मैंने एक लाइन खींच के दिखाया है कि जब ये 0 ये मैक्सिमम है तो ये 0। तीसरा संबंध क्या है? व्हेन mu नेगेटिव, तो व्हेन mu इज नेगेटिव देन tu इज डिक्रीजिंग। तो tu क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आपको क्या नजर आया? 3 संबंध। किस किस के बीच में? tu और mu के बीच में। पहला संबंध, जब mu घटता है तो tu और पॉजिटिव होता है, सॉरी mu घटता है और साथ में पॉजिटिव होता है, तो tu बढ़ता है पर घटते 10। ठीक है, tu बढ़ रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से। दूसरा, जब mu 0 हो तो tu मैक्सिमम है, जब mu नेगेटिव हो तो tu घटने लगता है। ठीक, तो ये बात तो आप लिख लोगे हिंदी में।
इसको लिखवाने की मुझे ज़रूरत नहीं। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम इससे आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताएंगे, ठीक है। हाँ, सुन जाओ, एक सेकंड। हाँ जी, तो उम्मीद है ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा आपको देख के, और चीज़ें जो समझ में आई होगी। तो आगे का जो है अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।